अब BBN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन के मंजरनामे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है BBN चैनल के चीफ एडिटर जनाब शब्बीर भोजानी साहब। आज पूरी टीम की जानिब से पूरी मेहनत को देखते हुए सुबह से तमाम सूरत हाल पर नज़र बनाए हुई थी शब्बीर भोजानी साहब की। आपका स्टूडियो में खैर मकदम है। और कई मरतबा जो है हमने सीनियर जर्नलिस्ट से बात की है, पॉलिटिशियन से बात की है, सियासी सूरत हाल पर आज की पूरा उनकी राय जानी है। और इसी सूरत हाल को और ताज़ा अपडेट्स के बारे में आज हमें बताएंगे शब्बीर भोजानी साहब। जैसे कि सुबह से जो है GHMC इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं सामने, इसमें कई अपडेट्स और उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। शब्बीर साहब, सबसे पहले यही सवाल है आपका कि ये मौजूदा सूरत हाल जो अचानक चेंज हुई है, जैसे कि सुबह के जो राउंड्स थे उसमें सब में पहले बीजेपी को सबकत बताई गई है, आगे बढ़ा हुआ बताया गया है, फिर कहीं पासा पलटा और TRS आगे जाती रही। लेकिन इस मरतबा जब हम देख रहे हैं कि बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले मैं BBN के व्यूअर्स को एडिटर एंड चीफ BBN चैनल की तरफ से बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा सुबह बीजेपी की लीड बताई गई जी, उसमें 80 के ऊपर जो है लीड बताई गई। वो पोस्टल बैलेट था, वो बहुत कम तादाद में रहते और उसका मायना ज़्यादा जो है नहीं निकाला जाता जी। लेकिन देखा यह गया बाद में कि जैसे ट्रेंड आगे काउंटिंग चालू हुई जी, बैलेट पेपर्स की, उसके बाद जो है बीजेपी पीछे आती गई। लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जो है कामयाबी हासिल हुई है इसके अंदर जी। और इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की कामयाबी उनके आने वाले मेहमानों की जो है जी, जो बाहर से दिल्ली से जो बड़े जी, मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, CM योगी, जी, इनका आने का असर भी हुआ है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर हम पूरा सिनारियो देखें, पूरी सूरत हाल देखें, तो इसमें किंग मेकर के तौर पर MIM उभर कर सामने आई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ से ये नुकसान TRS का हुआ है जी, MIM मैं समझता हूँ अभी तक के हिसाब से MIM को गुज़िश्ता वक्त से कुछ सीटें ज़्यादा आती हुई दिख रही है, जी, तो बिल्कुल किंग मेकर बन सकते हैं। ये TRS का जो काफ़ी सीटें कम हुई है वो बीजेपी के खाते में जाती है। जी। MIM का तो कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है, एक दो सीट ज़्यादा ही आएगी। जी। तो जैसे कि अब आप बता रहे हैं कि TRS को जो है बीजेपी से नुकसान पहुंचा है, TRS को जो सीटें कम आई हैं, जो नुकसान हुआ है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसमें मेरा जो एनालिसिस है जी, ये TRS में जैसे एक कामयाबी मिलने के बाद कुछ तकब्बुर जैसा आ जाता है। जी, काम बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन जी। वो अच्छे काम के अंदर हुकूमत में बादशाहत मिजाज जो आ जाती है तो जी। उसमें फ़र्क पड़ने लगता है। TRS में भी MLAs है, MPs है, लेकिन कहीं पे भी किसी को जो है आगे बढ़ के काम करने नहीं दिया जाता। जी, सबसे पहली वजह यह है कि अंदरूनी एक वजह बनती है ये, वो लोग मेहनत नहीं करते MLA MPs के अपने एरिया के कैंडिडेट को जिताए, क्योंकि वो लोग जीत के आने के बाद भी उनका कोई जो है मर्तबा नहीं रहता पार्टी के अंदर। ये एक वजह है और एक बनती है। दूसरी वजह मेरे हिसाब से जो पिछले लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था वो काम के अंदर थोड़ी कमी पेशी रह गई है। जी, दूसरी अहम वजह फिर लॉकडाउन के बाद जैसा CM KCR जो है स्कूल की फीस माफ़ करने के लिए बोले, जी, 1500 रुपये अकाउंट में डाले, चावल दिए, ये सब अच्छे काम हुए। जी, ये अच्छे काम के अंदर जैसा हमारे पास कहावत है कि हर अच्छा काम जल्दी भुलाया जाता, लेकिन कोई गलत हमारा कदम हमेशा के लिए याद रखा जाता। जी, तो मेरे हिसाब से जो गलत उस वक्त हुआ था कि लॉकडाउन के बाद लोगों को जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास
लोगों को लाइट के बिल आए जी तो वो दुगने बिल आ गए। जी तो अपोजिशन को उसका जो है एहतजाज करने भी नहीं दिया गया जी। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बनती है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरा था जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो इजाफी चार्जेस आए थे, और इसका बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की कोशिश भी की गई थी। उस वक्त MIM की जानिब से भी मुतालबा किया गया था कि किसी तरह इस सूरत हाल से निपटा जाए, और कांग्रेस ने भी बहुत प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, उसे बहुत हद तक दबाया गया। तो वाज़ेह तौर पर आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है कि आवाम में गुस्सा था, और हो सकता है कि इलेक्शन में ये चीज़ TRS को नुकसान करे। ये सब चीज़ें क्या होती है, पब्लिक के अंदर एक याद रह जाता है कि हम 3 महीने घर के अंदर बंद रहे, उनके पास खाने को तकलीफ, रहने को तकलीफ, जी किराए माफ़ करने के लिए अपील की गई। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो लाइट का बिल आया वो माफ़ करने की जगह उल्टा और डबल कर दिया गया। जी वो कैसा डबल हुआ, स्लैब रेट जैसा एक संगात 100 यूनिट का अलग, 200 यूनिट का अलग, 500 यूनिट के बाद अलग, तो पूरा 3 महीने का एक संगात डालने से पब्लिक के ऊपर बहुत लंबा बोझा पड़ा। जी ये एक भी वजह जो है जहन में लोगों के बैठ जाती है। दूसरी अभी फ्लड के टाइम पे जो रिलीफ दी गई है, मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट इतनी फास्ट रिलीफ दिया है। जी। तो वजह रिलीफ देने की MIM भी है, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी ये जल्द से जल्द कराने की रहती, पेंडिंग वर्क नहीं रखते। जी। लेकिन उसमें भी क्या हुआ है कि इसमें आवाम तक आपके जरिए जो मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से जाना है वो प्रॉपर मैसेज नहीं जा सकता, नहीं जाता। जी। इससे आवाम में क्या हो जाता है कि 10,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, तो नॉन फ्लड अफेक्टेड एरिया, यानी जो एरिया में फ्लड का इफेक्ट नहीं हुआ, वो लोग भी ई सेवा में जाके लाइन में ठहर गए। जी। तो आपको ये पूरे वाज़े तौर से बताना चाहिए था कि ये सिर्फ और सिर्फ जिसका नुकसान हुआ है उनको देते हैं। जैसा नए शहर में कहीं पे भी कहीं फ्लड नहीं आया, लेकिन देखा गया कि नए शहर के ई सेवा में भी जो है लंबे खदारें देखे गए। जी। तो ये सब चीज़ें, इसके अंदर गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है और वो चीज़ पब्लिक में पैसा बरोबर नहीं दिए बोलकर भी जो है उसका इफेक्ट फौरी तौर से जो है रिफ्लेक्ट होता है। शायद यही वजह है, शायद बीजेपी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और मामला कोर्ट तक पहुंचा और वो रोक दी गई। नहीं, बीजेपी का तो ऐसा हिसाब है कि उसको दूसरी कोई राजनीति करना ही नहीं आती सिवाय कम्युनलिज्म, हिंदू मुसलमान, ये सब चीज़ें हैदराबाद के अंदर भी वो इस तरीके का जो है खेल खेल रहे हैं। जी। तो TRS गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये लोग, मैं जैसा मेरी किसी से बात होते रहती TRS में भी कुछ लोग कहीं ना कहीं एक अंदर बंद हो गए हैं, लोग को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा काम करने के लिए। जी। तो वो असर काफ़ी जो है पड़ता है। जी। एक और ख़ास बात जो GHMC इलेक्शन में हमने देखी है वो कांग्रेस का मुजाहरा है। किसी भी तरह कांग्रेस न आगे बढ़ी है न पीछे हटी है, वही 2 सीटों पर जमी हुई है। हालांकि कांग्रेस के पास बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़ती ही नजर आई है। अब कांग्रेस का तो ये बता दूं कि वो अपोजिशन बिल्कुल नाकारी अपोजिशन है। जी। अपोजिशन का रोल क्या होना चाहिए, जैसे हर वो काम जो पब्लिक के हित में नहीं हो रहा है, मैं तेलंगाना लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ। जैसे पेट्रोल के दाम आज $30 पर बैरल है, तब भी आज पेट्रोल का दाम काफी हो रहा है। जब कांग्रेस के दौर में $120-30 पर बैरल हो गया था, तब जो एक ₹1-2 बढ़ते थे, तो जो बीजेपी रोडों पर उतर के बिल्कुल एहतजाज करती थी और पूरा मीडिया को उसको पूरा थे, उसके अंदर पूरा जैसा कांग्रेस को अपोजिशन चाहिए था वो पूरा बीजेपी कर रही थी। जी। लेकिन जो बीजेपी के तरफ से काम हो रहा है, जी, कीमतें जो है बढ़ रही है, पूरा जो है बैलेंसिंग आउट हो गई है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। लेकिन तो यहाँ पर हमारे राहुल गांधी जो जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर बैठ के काम करते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। जब तक ट्विटर पे बैठ के जो काम करते हैं वो वहीं के हद तक रह जाते हैं, उनको आगे जो है कोई अपोजिशन और जो बड़ी क़यादतें थी कांग्रेस के अंदर सीनियर, उनमें भी इख्तलाफात आ गए हैं, जी, जो है दूर
वो भी दूर होते जी। गए। और बीजेपी के पास अभी इस वक्त काफी जो है बड़े बड़े सरमायादार है जी। उनके जरिए काफी चीजें ऐसी जो है की जा रही कि हर कांग्रेसी को जो है लोग अपने में जो है जम कर रहे हैं जी। तो वो काफी असर पड़ रहा है। नहीं, एक और चीज़ ये भी है कि जो नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस का जो शनाख्त थी, एक आइडेंटिटी थी, वो भी इस जीएचएमसी इलेक्शन में बुलाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जहां बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स कैंपेनिंग के लिए आए हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी एक बड़ा लीडर जो है वो नजर नहीं आया है। देखिए, क़यादत सही होनी चाहिए, ऊपर से जो सदारत है उनकी, वो सदर अगर सही मजबूत रहा तो लोकल में भी सब मजबूत रहते हैं जी। तो वहाँ से ही कोई ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ नहीं है, बस अब वो नाम को अपोजिशन रह गए हैं। मैं नहीं समझता हूँ अगले इलेक्शनों में अपोजिशन रोल में भी नहीं रहेगी कांग्रेस। तो अगर इस तरीके का उनका रोल रहा तो पब्लिक ये सब देखती है, और जो इनके साथ रहते हैं कांग्रेस के वो लोग भी बोलेंगे कि हाँ, ये अपोजिशन में भी रह के हम कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर इनके साथ रह के क्या मतलब है। तो इस तरीके से वो लोग पार्टी बदल सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के उम्र दराज और सीनियर लीडर्स थे, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद और इन जैसे दूसरे, वो लोगों में क़यादत को लेकर सवाल उठाने शुरू हो गए थे और वो लोग किनारा किए हुए हैं कई लोगों पर है। तो गुलाम नबी आज़ाद जो इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, साबिक़ वज़ीर रह चुके हैं, उन पर पार्टी में फूट डालने का जो है बात कही गई है, इल्ज़ाम लगाया गया है खुद कांग्रेस लीडर्स ने। बहरहाल जीएचएमसी इलेक्शन में जितने बीजेपी लीडर्स आला क़यादत अगर हम कहें तो वो जीएचएमसी इलेक्शन में कहीं ना कहीं अपना एक आइडेंटिटी लेकर पहुंचे हैं, अपनी तरह का बयान दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये सारा फ़ायदा बीजेपी के आला क़यादत के दौरों से हुआ है या बीजेपी की यहाँ पर जो तेलंगाना यूनिट है उन लोगों की मेहनत का नतीजा है? ये बहुत अच्छा जो है सवाल है आपका। इसमें बीजेपी के जो योगी आदित्यनाथ है जी, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, ऐसे हमारे कर्नाटक से एमपी आए थे जी, और एमएलएस, ये लोग का पूरा जमावड़ा ऑल ओवर इंडिया से हैदराबाद में जो है एक गली के इलेक्शन के वास्ते ये लोग का आना मकसद नहीं है। इनका आना मकसद फ्यूचर के लिए बेस बनाना है। तो आज जो ये लोग कार्ड खेल रहे हैं हिंदू मुसलमान का, यहाँ पर एक चीज़ है, गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे से काफ़ी जो है मेल मिलाप है हिंदू मुस्लिम का जी। तो बीजेपी इसमें कामयाब किस तरीके से हो रही है कि वो एक मुसलमानों से जो है हिंदू तबके को जो मेजॉरिटी है, मैं वो जो ऐसे हिंदू तबका है जो ये लोग को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये देख रहे वो लोग कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क जो है तबाही और बर्बादी के तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हिंदू मुस्लिम अगर करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का उनके पास कोई बताने के लिए कुछ नहीं है डेवलपमेंट के लिए। तो अब वो बताना क्या है कि हिंदू को मुसलमान से डराओ जी, और ये बताओ कि जो है हम आगे लोग जो है इनकी क़यादत आ जाएंगी। इनका मैं बोलता हूँ 1000 साल से हुकूमत है बोलकर बोलते हैं, तो 1000 साल में कन्वर्ट हो जाता था पूरा। तो ये चीज़ें सब गलत लोगों को जो है भटकाना, बहकाना, और इसमें वो लोग भी जो है आ जाते हैं। हमें हर मेरे हिंदुस्तानी शहरी को और एक ज़िम्मेदार सिटीज़न को ये बात समझाने की कोशिश करना चाहूँगा कि आप लोग ये नफ़रत की राजनीति से ज़रा जो है बाहर आएँ, क्योंकि ये नफ़रत की राजनीति पहले ही भारत को, हिंदुस्तान को काफ़ी जो है नीचे ले जा चुकी है। तो बर्बादी के तरफ ना ले जाए, आप ऐसे लोगों को लाएं जो डेवलपमेंट के तरफ ले जा सकें। आज देखिए एजुकेशन के वास्ते लोग परेशान हैं, मेडिकल के लिए परेशान है, कोई नई चीज़ का इजाद गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे भी कोई अमल नहीं आ रहा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल आती है। देखिए कई स्कूल पहले गवर्नमेंट से पढ़ के लोग IAS IPS बने हैं, आज वो गवर्नमेंट स्कूल अब पूरे खत्म हो गए। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है और जो है पैसा जो है दे रही है, वो देने की जगह अगर अपने खुद के कॉलेजेस, स्कूल
हॉस्पिटल को डेवलपमेंट, जैसा उस्मानिया हॉस्पिटल है जी, वो दौर का बेहतरीन बिल्डिंग जी। है। आज देखा जाए तो वहां पर मैं देखा कुत्ते बिल्ली जो है ज्यादा जो है गश्त करते रहते हैं, और मरीज की तो हालत जो है उससे बदतर पड़ी जी, रहती जी, है। जी। तो उसके ऊपर ये लोग का जो है कोई जहन नहीं जाता, और वक्त के ऊपर लेके आएंगे और हिंदू मुसलमान जो है करेंगे। जी, मैं नहीं समझता हूँ आप कह रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं, और कई ऐसे मुमताज़ सेकुलर शख्सियात हैं जो इस तरह की अपील करते हैं कि हिंदू मुस्लिम में ना पड़े, इत्तेहाद बरकरार रहे। और हमारे तेलंगाना की भी जो है तकरीबन TRS के और MIM के लीडर्स की जानिब से ज़्यादातर यही कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन जो हालिया अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी नफ़रत पर मुबनी पूरी तकारीर करके स्पीच देकर ये चीज़ जो है बीजेपी ने इतनी सीटें ले ली है। आपका क्या कहना है कि लोगों ने, हैदराबाद की जनता ने क्या नफ़रत की सियासत को गंगा जमनी तहजीब से ऊपर समझकर बीजेपी को वोट दिया? नहीं, इसमें एक बात और एक अहम बताना मैं आपसे जो है भूल गया जी। जैसा मैं TRS गवर्नमेंट के बारे में बताया, उसके माइनस पॉइंट देखिए। हमेशा एक बात याद रखिए, गवर्नमेंट का प्लस पॉइंट ज़्यादा याद नहीं रखा जाता, यानी उसकी अच्छाई ज़्यादा याद नहीं रखी जाती क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है बोलकर बताया जाता जी। लेकिन जहाँ पर पब्लिक के ऊपर बोझा पड़ता है जी, आम पब्लिक के ऊपर, ये गवर्नमेंट के खिलाफ में माना जाता है। इससे पब्लिक जो है वजन, जैसा अभी एक बात, ये TRS को कम सीटें आने की एक बहुत बड़ी वजह भी है कि ये लोग जो है आज 3 महीने से करीब हो गया रजिस्ट्रेशन बंद करके रखे। जी, 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 LRS बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है ये। LRS स्कीम निकाले जी। LRS स्कीम के अंदर खाली फंडिंग ली जा रही। भाई आप कानून को इतना आसान क्यों नहीं बनाते? कोई प्लॉटिंग अगर करता है तो वो परमिशन लेने जाता तो 6-6 महीने तक परमिशन नहीं देते जी। और उसके बाद जो है वो बेचता है, चले जाता। तो अब खरीदने वाला जो है वो मिडिल क्लास है जी, लोअर मिडिल क्लास है, अपनी जमा पूंजी में से प्लॉट खरीदता है, और उसके ऊपर आप जो है 15%, 14%, 20% जो है आप वो खरीदे हुए वाले से जो है पैसा ले रहे हैं, और जो प्लॉटिंग करके जा चुका है उससे कोई चीज जो है नहीं ले रहे। तो ये भी एक असर पड़ता है। धरनी पोर्टल के नाम के ऊपर एक प्रोग्राम जो है सेट किया गया। ये सब चीजें करने की जरूरत, आप बगैर बंद करे के भी आजकल सिस्टम इतना आसान है जो आप तरीके से कर सकते थे, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी चीज वजाहत यानी खुले तौर से नहीं बताई गई, मनमानी तरीके से, ये मनमानी तरीके से कि बस हम ये कर दिए, धरनी पोर्टल कर लिए, उसके अंदर जो सवाल है पूछना चाहिए पूछ लिए, और उसको जो एक लिंकअप जो है रजिस्ट्री ऑफिस से कर दिए, और उसके बावजूद भी आप रजिस्ट्रेशन बंद रखें। तो ये आज कई लोगों के जो है घरों में शादियां रुक गई, कई लोग जो है पैसे दे के एग्रीमेंट करे हुए हैं, उनका पैसा वहां रुक गया। इस तरीके से ये बेचैनी जो है पाई जाती। मैं जैसा गवर्नमेंट के तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से रियल एस्टेट के बारे में बताया जाता है बहुत ज्यादा डेवलप, ये पूरा जो है लॉबी को बर्बादी के तरफ लेके जा रही है गवर्नमेंट। इनके पास जो है मास्टर प्लान नहीं है, ये किस बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं मैं समझने के लिए, या हमारी आवाम समझने में थोड़ी सी जो है बेचैनी महसूस करती है कि आखिर होगा क्या। अभी रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो लोगों में बेचैनी है कि कानून क्या क्या जो है डाल देंगे। ये एक डर हिचक जो है ना आपको कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट पे लेके जाती। तो आप कोई भी कानून निकालते हैं तो उसको वाज़ेह तौर से खुला बताना चाहिए कि हम जो है ये कानून लाए हैं, इसके तहत आपको ये फायदा होगा, ये नुकसान हो, नहीं हम ये कर देंगे, बस हम ये 3 महीने से रजिस्ट्रेशन बंद करके रख दिए। ये सब चीज़ें जो है असर करती हैं। जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि अगर हुकूमत मनमानी तरीके से काम कर रही है तो उसका सब में बड़ी वजह जो है वो एक अपोजिशन का ना होना है। तो अपोजिशन की तरफ से सवालात नहीं उठाए जाएंगे, अवामी सवालात नहीं उठाए जाएंगे, तो जो बरसर इख्तिदार पार्टी है वो अपने मनमाने तरीके से इसी तरह सवालात या फैसले लेते शुरू करेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ अपोजिशन बिल्कुल देखता हूँ, जहाँ तक हो सकता है अपोजिशन अपने तौर से जो है सवाल उठाती है, और जिस चीज़ से मैं बताया ना, जो काम बेहतर होता है वो बेहतर काम के लिए सताइश की जाती है और पब्लिक में उसका फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन वो फ़ायदा दूसरे दिन पब्लिक भूल जाती है। लेकिन जो पब्लिक को नुकसान किया जाता वो हमेशा तक के लिए याद करता कि ये गवर्नमेंट हमारा नुकसान कर रही है। तो आसानी करनी चाहिए, ना कि उसको जो है पब्लिक को
हद से ज़्यादा जो है परेशान कर दो, चालाना। आज देखिए ट्रैफिक पुलिस का हाल क्या रहता है, कहाँ से ठहर के वो एक फोटो खींच लेता, फोटो खींचने के बाद उसको सीधा चालान आ जाता। एक गरीब आम शहरियों के लिए सब में बड़ी मुसीबत अभी फिलहाल बनी हुई है। अरे बहुत ज्यादा भाई, कभी कोई इमरजेंसी में बाहर निकल जाता, घर के बाजू से कोई मेडिकल से कोई चीज लेने निकलता, मास्क के ऊपर फोटो खींच रहे, नंबर प्लेट के ऊपर फोटो, हेलमेट अगर नहीं रहा फोटो, तो एक एक आदमी को 2-2, 3-3 हजार चालान आ रहा। गवर्नमेंट इसके ऊपर चेक करना कि इससे ड्रॉबैक क्या आएगा। तो पब्लिक क्या बोलती है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को जो है बज़्ज़न किया जा रहा, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। 10,000 रुपए तनख्वाह कमाने वाला 2,000, 2,500, 3,000 का चालान कहाँ से भरेगा? बिल्कुल सही बात। तो इन चीजों के ऊपर ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, तो वर्क हम क्या कर रहे हैं, इसका असर पब्लिक पे क्या हो रहा है। तो तुम्हारा जो फायदा पहुंचाने का काम है पूरा नुकसान के अंदर तब्दील हो रहा है जी। कहीं ना कहीं जो टीआरएस को जो कई सीटों का नुकसान हुआ है, 20 से ज़्यादा सीटों का, 30 से ज़्यादा सीटों का जो नुकसान हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है आवाम का गुस्सा, जो चालानात के रूप में इलेक्ट्रिसिटी के बिल में इजाफे की सूरत में, और फिर धरानी पोर्टल रजिस्ट्रेशन के रोक दिए जाने से इसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन अगर जहाँ तक बात करें हम बीजेपी के फ़ायदे की, अगर अभी तक तो 49 सीट 48 सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी नफरत की राजनीति के बजाय डेवलपमेंट की बात करती, हम तेलंगाना में इस तरह नाम बदलने के बजाय हम तेलंगाना में कुछ ऐसे तरक्की के प्रोजेक्ट्स करेंगे, ये सारी चीज़ें बयान करती, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सीट्स बढ़ जाएंगे? बहुत अच्छी बात है आपकी ये जी। बीजेपी के पास डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। अगर उसके पास डेवलपमेंट के नाम पे, जो 2014 से पहले सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने वाले, उनके पास दूसरा कोई नहीं होता। उनके एमएलए एमपीज कहीं पे कुछ जो है गैर गलत बयान दे देते थे, भड़काऊ भाषण वगैरह देते थे, लेकिन जो आला क़यादत थी इनकी, वो लोग जो है डेवलपमेंट के ऊपर बात करते थे। महंगाई इतनी हो गई, कोई नमूने का डेवलपमेंट नहीं है, सरकार ये बेच देने को तैयार है, वो बेचने को तैयार है। आज वो लोग जो बोलते थे वो पूरा ये करके बता रहे हैं कि जब कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि ये बेच दे रहे, तो इसका दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, प्याज गले में लगा के निकल गए, पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो रोड के ऊपर जो है बैलबंडी में निकलना, ये बीजेपी काम करे। आज कोई उसका आवाज ही नहीं उठाता। डीजल पेट्रोल हर चीज की कीमतें बढ़ रही है जी, हर चीज में जो है हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिक में पीछे जा रही है। तो इसके ऊपर कोई नमूने का इनके पास से कोई काम नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, कोई नमूने का डेवलपमेंट नहीं है। अगर डेवलपमेंट होता तो 25 वक्त बता देते कि हमने ये किया, वो किया, ये किया। यहाँ पर भी फ्लड आया, सीएम केसीआर के तरफ से बताया गया कि 1 रुपया नहीं दिया गया, और ये बोलते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ। कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नहीं मालूम अमित शाह जी। जी, आज अगर इसी बात पे मौजू पे आए तो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर आज हमारे साथ जुड़े थे, हनीफ अली सर, तो उन्होंने भी यही, मैं उनसे सवाल किया कि ये सैलाब मुतासरीन के लिए आपके पास से कोई 1 रुपये का फंड नहीं आया, तो उन्होंने फिर दावा करते हुए कहा कि सेंटर की तरफ से हमेशा मदद की जाती है। फिर उन्हें मैं क्रॉस क्वेश्चन करके आप बता दीजिए, तो उनके पास जवाब नहीं था इस बारे में। यहाँ पर एक बात अपने को समझना है कि तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से खुले तौर पे कहा गया, क्योंकि ये सब चीजें अगर वहां से फंड इशू किए गए हैं तो बता सकते हैं कितना। अब मेरे पास पैसा आने के बाद मैं नहीं लिया तो मेरे पास कोई बैग भर के लाके पैसे दे दिए और मैं छुपा लिया, वैसा भी नहीं हो सकता ना। ऑन अकाउंट ट्रांसफर होता तो दियास वाला बता सकता, और लियास वाला बोल सकता, ये तो नहीं बोल सकता कि मैं नहीं लिया। तो ये बात यहाँ बीजेपी की गलत साबित होती है। मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार है केटीआर, और वो जिम्मेदार शख्सियत जो है इस तरीके की गलत बात नहीं बता सकते ऑन रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, केटीआर ने दावा किया था कि जितना तेलंगाना हुकूमत सेंटर के लिए जो है टैक्स से और दूसरी चीज़ों से इमदाद और फंड जो भेजती है, उसका आधा फंड जो है सेंटर की तरफ से है तो तेलंगाना सरकार को मिलता है। इसमें बात आपकी और एक मैं बता दूं, जैसा आप बीजेपी को फायदा और टीआरएस को नुकसान, तो बीजेपी को जो फायदा होने का ज्यादा रीजन अपोजिशन में कोई दूसरा है नहीं जी, या टीआरएस या बीजेपी। कांग्रेस कब की खत्म होती जा रही है जी, तो इसका जो ये जितनी चीजें हमारे टीआरएस हमारी गवर्नमेंट के तरफ से जो अमल में लाई गई, उसका एक क्या बोल सकते हैं, इसका एक नुकसान, एक खामियाजा जो है बीजेपी को जो है फायदा
पहुंचाया। रहा नफरत की राजनीति से, आप पूछे कि गंगा जमुना तहजीब में ये लोग का इन्वॉल्व होना और ये नाम बदलने से करने से, मैंने समझता हूँ इससे ज्यादा जो है कुछ फर्क पड़ा। फर्क इसी से क्योंकि पब्लिक के पास ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन दो ही है, टीआरएस या बीजेपी। दूसरा कांग्रेस, तीसरा कांग्रेस का हमारे पास अभी मामला हिंदुस्तान से पूरा जो है साफ होते जा रहा है। तो बीजेपी को जो है उसका एक फायदा हुआ है। फिर पूरी आला क़यादत जो है हैदराबाद में पहुंची, इसका थोड़ा बहुत असर भी पड़ता है। देखो, हर आदमी पढ़ा लिखा, हर आदमी समझदार नहीं है, कैलकुलेशन जरूरी है। और जो शख्स कैलकुलेशन डालेगा तो ये हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से जब रहेगा तो उसकी समझ भी काम करेगी कि हम वोट किसको करें। बिल्कुल, हम जज्बात में आके अगर वोट किसी को भी जो है डालते हैं तो ये जो फिरका परस्त ताकतें आ रही हैं, और सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि यहाँ पर सिवाय हिंदू मुस्लिम के लोग कोई बात नहीं करते हैं जी। तो मैं ये आवाम से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम भाइयों से, कि आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल जो है संजीदा तौर से सीरियसनेस लेके सोचने के बाद ही कोई कदम जो है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए आगे बढ़ाए, क्योंकि नफरत और जंग में सिवाय बर्बादी है। तो मैं समझता हूँ मोहब्बत से हम अगर आगे हर सारे हिंदुस्तान में अगर हम मोहब्बत जो है फैलाने की कोशिश करें तो इसका जो है नताइज बहुत अच्छे जो है हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है कि तरक्की की राह में भी जो है रोड़े अटकाती है नफरत। और वैसे बहरहाल बीबीएन चैनल के एडिटर इन चीफ शब्बीर भोजानी साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कई दिलचस्प सवाल और भी हैं जिनके बारे में उनसे राय लेंगे और मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी ताज़ा अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं, हम जल्द ही लौटेंगे। आपके बेपनाह हौसला अफजाई के बाद बीबीएन न्यूज चैनल लेकर आ रहा है एक और न्यूज बुलेटिन। दुनिया भर की अहम खबरें, सबसे तेज रहने की भूख नहीं, सच्चाई आप तक लाने की कोशिश। दुनिया भर में पसमानदगी के शिकार अफराद के सुलगते मसाइल को समेटता खबरनामा, हर रोज शाम 5 बजे। तो देखना ना भूलें, सिर्फ और सिर्फ बीबीएन चैनल पर। आपके बिना हौसला अफजाई के बाद बीबीएन न्यूज चैनल लेकर आ रहा है एक और न्यूज बुलेटिन। वर्ल्ड, दुनिया भर की अहम खबरें, सबसे तेज रहने की भूख नहीं, सच्चाई लाने की कोशिश। दुनिया भर में पसमानदगी के शिकार अफराद के सुलगते मसाइल को समेटता खुसूसी खबरनामा, वर्ल्ड न्यूज, हर रोज शाम 5 बजे। तो देखना ना भूलें, सिर्फ और सिर्फ बीबीएन चैनल। आपके बेपनाह हौसला अफजाई के बाद बीबीएन न्यूज चैनल पैवानों में खराब बातें, हुकूमत, अदलिया, खेल, तिजारत, तालीम, सियासत और सरहद और बैरून ममालिक की हर वो खबर जो करती हो आप पर असर।
हम रखेंगे आपको बाखबर। हर खबर को सही अंदाज में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। देखते रहिए बीबीएन न्यूज। आमी मसाइल, ऐवानों में करार पाते फैसले, हुकूमत, अदलिया, अफवाहों और मनगढ़ंत खबरों के सैलाब में रहिए होशियार और जानिए खबरों के पीछे का सच। देखिए मेरे साथ नया प्रोग्राम जांच पड़ताल, सिर्फ और सिर्फ बीबीएन चैनल पर। क्या इंडिया 2020 तक बुलेट ट्रेन चला लेगा? क्या आपको पता है दुनिया भर की मजमूई दौलत कितनी है? क्या सिर्फ 26 लोगों के पास है दुनिया की आधी दौलत? क्या हमारे मुल्क में हर रात 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं? क्या आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कामयाबी का राज जानते हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया का महंगा तलाक 35 अरब डॉलर में तय हुआ था? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए मेरे साथ प्रोग्राम क्या आप जानते हैं, हर हफ्ते की रात 7:30 बजे आपके पसंदीदा चैनल बीबीएन पर। एक और न्यूज बुलेटिन, वर्ल्ड न्यूज। दुनिया भर की अहम तरीन खबरें, सबसे तेज रहने की भूख नहीं, सच्चाई आप तक लाने की है कोशिश। दुनिया भर में पसमानगी के शिकार अफराद के सुलगते मसाइल को समेटता खुसूसी खबरनामा, वर्ल्ड न्यूज, हर रोज शाम 5 बजे। तो देखना ना भूलें। सिर्फ और सिर्फ और सरहद। मुल्क और बैरून ममालिक की हर वो खबर जो करती हो आप पर असर। हम रखेंगे आपको बाखबर। हर खबर को सही अंदाज में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। देखते रहिए बीबीएन न्यूज। आमी मसाइल, ऐवानों में करार पाते फैसले, हुकूमत, अदलिया, खेल, तिजारत, तालीम, सियासत और सरकार। तैयार हो गए नए रोमांच के लिए। बीबीएन चैनल में लेकर आ रही हूँ बिल्कुल नया प्रोग्राम, मिस्टीरियस वर्ल्ड। इस प्रोग्राम में है बेहद पुरस्कार, डरावनी, सस्पेंस, नाकाबिले यकीन और हैरत ज़दा करने वाली स्टोरीज। आज हम प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं जीएचएमसी इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में ताज़ा अपडेट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीबीएन चैनल के एडिटर इन चीफ जनाब शब्बीर भोजानी साहब। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, बीजेपी के जो मुतनाज़े तकरीर वाले बयान हैं, हेट स्पीच वाले बयानात हैं, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है बीजेपी को पहुंचा है। वही इल्ज़ाम ये भी लगता आया है कि एमआईएम के जो सरबराह हैं असदुद्दीन अवैसी, उनके ऊपर भी हेट स्पीच के बयान जो है इल्ज़ाम खुद बीजेपी के लीडर्स ने लगाया। आप इसको कहां तक सही मानते हैं? मैं जहां तक समझता हूं, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हेट स्पीचेस कहां से होते हैं, क्या होते हैं। मजलिस के ऊपर हेट स्पीच का इल्ज़ाम लगाना जी, भड़काऊ भाषण देना, जहरीली जबान इस्तेमाल करना, ऐसा मैं कई चैनल्स के ऊपर देखा हूं। लेकिन कोई एक वीडियो पूरा जो है, आज तक कोई मीडिया वाला नहीं बताया कि ये पूरा वीडियो क्या बात, किस मौजू के ऊपर वो बात की गई है जी। और जहां तक मैं समझता हूं, और तकरीबन जितने भी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, सबको ये मालूम है, असदुद्दीन अवैसी एमआईएम के प्रेसिडेंट,
बैरिस्टर हैं और एक बेहतरीन सूझे हुए इंसान हैं, वो कभी भी कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। दायरे कानून में रह के अपने जमहूरी अंदाज में अपनी वो लड़ाई लड़ते हैं और बोलने का अंदाज थोड़ा सा मजाहिया भी रहता, थोड़ा सख्त लहजा भी रहता। जब दिल को इंसान के तकलीफ होती है तो सख्ती में आते हैं। तो इस बातों को ये बिकाऊ मीडिया इस तरीके से प्रेजेंटेशन में देते हैं कि ये नफरत वाली जो है राजनीति करते हैं, जबकि 100 के सामने एक वीडियो आप नहीं निकाल सकते, एक बयान नहीं निकाल सकते। बीजेपी के एमपीज एमएलए जो है कम से कम हर जगह एक अलग अलग जो है एक मखसूस कम्युनिटी को डराया धमकाया जाता ओपन तरीके से, उसके ऊपर कभी भी जो है मीडिया सवाल नहीं करता। और जैसा मजलिस की तरफ से अकबर अवैसी या असदुद्दीन अवैसी ये लोग कुछ बयान देते हैं तो ये बयान का आगे और पीछे का पूरा कट कर देते हैं और बीच में का एक 30 सेकंड का 20 सेकंड का कुछ निकाल के वो ऐसा जहरीली जबान फिर इस्तेमाल करे। इस तरीके से नॉन मुस्लिम्स में ये लोग की एक दहशत फैलाई जा रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ ये लोग यहाँ पर एक आपको बता दूं, मैं भी हैदराबाद में रहता हूँ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आपस में ऐसा रहते हैं कि कभी किसी को मालूम ही नहीं है। और असदुद्दीन अवैसी साहब के पास कई कॉरपोरेटर जो नॉन मुस्लिम हैं और उनके पास दारुसलाम में रोज कई जो नॉन मुस्लिम लोग आते हैं अपना काम कराते हैं। वहां पर कोई जो मजहबी भेदभाव मैं नहीं देखा कभी भी। और मेरे महल्ले में 100 फैमिली के बीच में 2 नॉन मुस्लिम हैं। आप कभी आके उनसे पूछिए कि कैसा रहते हैं मुसलमान उनके साथ। तो वहां जहाँ पर 100 हिंदू फैमिली है और 2 मुस्लिम फैमिली है, वहां जाके मुसलमानों से पूछे कैसा रहते, बेहतरीन रह रहे हैं, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक नफरत जो फैलाई जा रही है ये मजलिस को लेके एमआईएम के जो जिम्मेदार असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और ये लोग ऐसा जो नफरत जो फैला रहे हैं, बीजेपी फैला रही है। जी, हैरानी की बात ये है कि ये वही बीजेपी है जो असदुद्दीन अवैसी पर जो है हेट स्पीच का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये बीजेपी की वही पार्टी है बीजेपी जिसने हालिया इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने से जो है परहेज किया है। और कर्नाटक के बीजेपी के एक सीनियर लीडर कहते हैं कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदू वाली राजनीति करती खुद बीजेपी नजर आ रही है। एक बात बहुत अच्छी जो है, हमारे बीजेपी के अंदर भी जो है मुस्लिम क़यादत के तरफ से कुछ 2-4 नाम 6 नाम ऐसे ले लिए जाते हैं नाम के लिए। उनसे काम कुछ होने का नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ अंडर यानी उनके हाथ के नीचे रह के नाम उनके पास के हमारे पास भी मुस्लिम कैंडिडेट है, वो लोग के पास से मुस्लिम या माइनॉरिटी बोल के खाली मुसलमानों के लिए बताया जाता। माइनॉरिटी के अंदर जाए ऐसे 11 कम्युनिटीज है, वो जाके माइनॉरिटी हुई, खाली मुसलमान नहीं है, उसमें सरदार जी भी है, क्रिश्चियंस भी है। लेकिन माइनॉरिटी जैसा बताएंगे तो मुसलमानों का जिक्र तस्करा जो है बता रहे हैं साहब कि माइनॉरिटी के लिए इतना जो है फंड्स जो है रिलीज किया गया, तो माइनॉरिटी कौन? मुसलमान। अरे समझाने की और समझने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, माइनॉरिटी के अंदर हम लोग जो है मतलब कम्युनिटी जो है ज्यादा जो है मुस्लिम है, उसके अंदर फिर जो है हमारे सरदार जी हैं, उसके अंदर हमारे क्रिश्चियन हैं, जैन फैमिलीज है, ऐसे कई पार्सीज हैं, ये सब लोग माइनॉरिटी में आते हैं। तो मैं आपसे बताता चलूं कि बीजेपी का मकसद मंशा एक ही है कि ये लोग जो है नफरत वाली पॉलिटिक्स करके हिंदुस्तान भर में एक पूरी हुकूमत अभी भी है और आगे भी जो है उनका मकसद ये है कि अपोजिशन ख़त्म हो जाए और वो अपोजिशन के बाद कई उनके क्या क्या प्लान है वो तोड़ के एमपीज वगैरह बताते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं नहीं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए बेहतर बात है। जी, बात जब इस तरह बीजेपी की चल ही रही तो एक सवाल आपसे और भी ये करना चाहता हूँ कि
नफरत की राजनीति ही क्यों बीजेपी का एक एजेंडा बना हुआ है, और ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इन्हें मुसलमानों से आखिर इतनी जो है नफरत क्यों है, इस तरह तासुब की निगाह से मुसलमानों को क्यों देखते हैं। फारसी का मसला है, वहाँ मुसलमान गायब, बाज़ जगह उनके जो लीडर्स है वो मुस्लिम मुखालिफ बयान देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी में जो मुस्लिम सियासी कम्युनिटी जो है, अगर सियासी लीडर्स जो है वो जो है इस तरह के हिंदू मुखालिफ बयान देते हुए नजर नहीं आते, लेकिन जहां तक जो भी रिएक्शन आता है वो बीजेपी की तरफ से आता है। आपके ये सवाल का जवाब तो इस तरीके से ही बनेगा कि बीजेपी जो शुरू में 2014 और 2002 से ये लोग का रिकॉर्ड, ये एक वे में बाबरी मस्जिद की मुहिम जब चालू हुई तब से लोग का जो है एक क्या बोलते हैं, उसमें तरक्की इनको मिलती गई बाबरी मस्जिद राम मंदिर इशू के ऊपर। उसके बाद जो लोग 92 से और ज्यादा जो है उनका दबदबा जो है बढ़ने लगा। वो दबदबा बढ़ने की वजह सिर्फ इतनी ही है कि वो लोग कामयाब हुए 14% से 86% को डराने में, और जबकि मालूम है, सारे हिंदुस्तान को मालूम है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है, ये कमजोर तबका है, लेकिन उनके जैसा कोई आतंकवादी कहाँ का आता है और यहाँ पर कुछ करके चला जाता है तो आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन उसे इस्लाम से जोड़ देते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर ये बताता चलूँ आपके कि इस्लाम में किसी बेगुनाह की जान लेना सारे आलम की जान लेने के बराबर है। तो मुसलमान कभी भी किसी बेगुनाह की कहीं पे भी जान नहीं लेता। ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स है। बीजेपी का ये जो स्टंट है वो बिल्कुल काम कर गया, और उसके अंदर उनको कामयाबी जो है मिली। वो कामयाबी इतनी मिली कि जो है आज हर वो चीज़, यानी उनको फिर इलेक्शन आता है तो वो हमेशा से एक पाकिस्तान को याद करते हैं, और जैसा हमारे को तकलीफ आती है तो हम जो है अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, तो उनको कुछ तकलीफ आने वाली रहती है तो वो पाकिस्तान की तस्बीह लेके पढ़ते हैं और मुसलमानों का जो है वो करते हैं। जैसा कि एक बहुत घटिया बात जो है बंटी संजय जो है यहाँ पर करे कि सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। असदुद्दीन अवैसी इसके बारे में काफ़ी अच्छा जो है जवाब दिए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, गवर्नमेंट पूरा महकमा आपका, आपकी इजाज़त के बगैर रोगनिया से हिंदुस्तान में मुसलमान दाखिल कैसा हुआ या रोगनिया कैसा दाखिल हुए, खाली मुसलमान के ऊपर बताया जाता कि भाई उनको रखा कहाँ गया, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है पूरा, वो रिकॉर्ड उनको अलग से कार्ड बना के दिया गया, शेल्टर में है वो लोग, तो उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ होती है? जहां जाके करना है वहां नहीं करते, यहाँ आके ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। अगर वो जीत गए तो क्या थोड़ी जो है सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, एक जो है उनको खुश करने के लिए हिंदुओं के फेवर में हमने ये काम किया बोल के बता देंगे। लेकिन यहाँ पर जो नफरत जो फैलती जा रही है, वो नफरत के अंदर फैलाने में वो लोग कामयाब होते जा रहे हैं। मैं बार बार ये जो है हमेशा से जो है जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बोलता हूँ कि आपस में आप लोग इत्तेहाद रखो, इसमें नुकसान जो है हम सबका है। बिल्कुल सही है, तरक्की की राह में नफरत ही रुकावट बनती है। बहरहाल नेशनल पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ों से अलग आज के इलेक्शन से फिर हम वापस आते हैं। मौजूदा जो सिनारियो है, अभी तक TRS 56, MIM 43 और बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनती नजर आ रही है 49। बहरहाल ये तमाम बातों के दरमियान जो अलग अलग डिविजन्स है MIM के तहत जो आते हैं, वो तमाम डिविजन्स में MIM ने जो है कामयाबी हासिल की है। उन्हें एक मानों में जो है दोबारा उस पर उनका कंट्रोल है, उस पर कब्जा है। MIM को कहीं भी जो है बीजेपी की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जहां अगर बात की जाए पूरे डिविजन्स में, तो पूरे डिवीजन की आवाम ने जहां जहां पहले MIM के जो कैंडिडेट्स थे उन्हें फिर एक मरतबा मौका दिया है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मैं जो भी बात करूंगा फैक्ट्स बात करूंगा। ओल्ड सिटी के अंदर हो या कहीं पे भी हो, कोई अगर सही काम करता है तभी जीतता है।
कुछ इल्ज़ाम ऐसे लगते हैं कि बोगस वोटिंग ये वो, ये सब चीज़ें ज़्यादातर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। वजह यह है कि हैदराबाद का हर वो शख्स जानता है कि अवैसी ब्रदरन जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर से लेके सब डिवीज़न ऑफिस के अंदर दारुसलाम की तरह काम होता है। एक 4-6 वीडियो निकाल कर भेजिए कि ये ऑफिस में काम होता है। मैं दारुसलाम का आपको 6 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग आपको हम सब बता सकते हैं कि 6 दिन पूरी की पूरी जमात किस तरीके से कॉरपोरेटर्स, एमएलएस, एमएलसीज पूरों को जो है वहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ती है और वहाँ पर जिस किसी के भी मसाइल होते हैं वो मसाइल की सुनवाई होती है और इमीडिएट अमल में लाया जाता। ये मजबूती है। जैसा लास्ट टाइम देखा गया कि फ्लड आया, फ्लड के अंदर हम तो पूरा कवरेज कर रहे थे, हमारे को भी जो है कुछ इस तरीके से थोड़े नेगेटिव कमेंट्स कभी कभार मिलते भी हैं कि आप इनका फेवर बता रहे हैं, नहीं, जो हक है वो बता रहे हैं। आप खुद देखें, रात भर वो एरिए के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी सारी रात पानी के अंदर भीगते हुए करते हुए, कौन सा एमएलए, कौन सा ऐसा जो है कॉरपोरेटर है जो अपने अपने एरिया में जाके इस तरीके से काम करें। पूरे के पूरे कॉरपोरेटर्स को वो लोग लेके दिन रात मेहनत करें। नुकसान होता है, जायजा लेने के लिए 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन इनके पास इमीडिएट वर्क स्टार्ट हुआ। और कितने दिन काम कर रहे हैं हम रोज जो है उनका बताते हैं, बीबीएन चैनल के ऊपर रोज उनके अपडेट्स जो है देते थे। तो काम हुआ तो अपडेट होगा ना। अगर घर में बैठ के तो वो मेरे जैसा मैं स्टूडियो में बैठ के जो है अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, वैसा तो इंटरव्यू नहीं दिए। वो ठहर के मेडिकल कैंप्स का काम करे, ग्रोसरी राशन जो है तकसीम करे, फाइनेंशियल हेल्प करे, हर तरीके से हेल्प करे। तो ये ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है, इसीलिए मजलिस मजबूत है आज तक यहाँ पर। उसको कोई जो है कोई डिफीट जो है देने वाला जो है अभी नहीं आया। क्योंकि डिफीट कब होती है कि मैं अगर काम नहीं करता हूं तो मैं, पब्लिक मेरे को पसंद नहीं करती, किसी और को करते नहीं तो जाते नहीं, ये चीजें हैं। और आपको मैं बता दूं कि ओल्ड सिटी के अंदर कम से कम मैं समझता हूँ 11 से 13 स्कूल कॉलेजेस आलीशान पैमाने पे। यहाँ पर हैदराबाद में तो मैं, तेलंगाना में और कहीं पे भी मैं इस तरीके के आलीशान स्कूल कहीं नहीं देखा। इतने बेहतरीन स्कूल, उसके अंदर 12 से 13 हजार लोगों को जो है फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, वो 13,000 बच्चे क्या खाली मुस्लिम्स है? आप ग्राउंड लेवल पर आप वहां जाके मालूम करिए कितने नॉन मुस्लिम बच्चे हैं और कितना वो लोग अच्छी जो है एजुकेशन पा रहे हैं, आला एजुकेशन है। 2 बड़े हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स के बारे में भी जो है बताते हैं कि बहुत ज्यादा जो है पैसे नहीं, भाई कोई पैसे ज्यादा नहीं है। प्राइवेट में जाओ, क्या पैसे लेते हैं आपको मालूम होना चाहिए। अल्लाह ना करे किसी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, असरा के अंदर, अवैसी के अंदर बिल्कुल कम से कम पैसों के अंदर हो रहा है। ये प्रैक्टिकल देखा हुआ हूं। कोई चीज जो है ऐसा मैं यहाँ पर बैठ के खाली जो है तारीफ उनकी करूं और उनके अगेंस्ट जाऊं नहीं, जो फैक्ट है वो बात बता रहा हूं कि ये लोग काम कर रहे हैं। आज रात में कहीं पे भी कोई चीज जो है मुश्किल आती है तो ये लोग निकलते हैं, इनके तरफ से जो है भेजे जाते हैं, एमएलए या जिम्मेदार उनके कॉर्पोरेटर या एमएलसी, किसी को भी फौरी तौर से भेजा जाता है। ये वजह जो है काम बोलता है कि बुनियाद पर अवाम ने भी, जनता ने भी फैसला किया है। हालांकि दिल्ली की पूरी आला क़यादत जो नेशनल चैनल के मुताबिक एक शख्स को हराने के लिए पहुंची थी, वो थे असदुद्दीन अवैसी, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी, एमआईएम को नुकसान ही नहीं पहुंचा सके। बहरहाल, जबकि अब अलग अलग डिवीजन्स की बात हो रही है तो एक डिवीज़न की बात करते हैं, पत्थरगट्टी की। पत्थरगट्टी डिवीज़न से सोहेल खादरी ने जो है एमआईएम से फिर जीत दर्ज की है। क्या लगता है आपको, सोहेल खादरी की जीत पहले से ही तय मानी जाती थी या उन्हें इस मरतबा कुछ रेस जैसा सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मजलिस की जो क़यादत है और वो अपने एमएलएस और अपने कॉरपोरेटर्स को और जो जिम्मेदार हैं वो लोग के ऊपर बहुत सख्त नज़र रखते हैं। उसके अंदर आप जैसा सोहेल खादरी का पत्थरगट्टी का जो है एरिया बोले तो सबसे बिजीएस्ट एरिया है वो, इसीलिए मैं समझता हूँ आप ये सवाल कर रहे हैं। उस एरिया के अंदर सोहेल खादरी का ये नहीं देखा गया कि कोई भी वक्त पे वो
वहाँ पर नहीं पहुँच सके। हर वो मौके पर, अच्छे बुरे मौके पर वो पब्लिक के बीच में जो है रहते हैं। और ये बीच में रहना, ये जो है यही मजलिस की जो है आला क़यादत की कामयाबी है कि लोग पूरी तरीके से जो है लोग के ऊपर नज़र रखे हुए रहते हैं और फौरी तौर से जिसको जो जिम्मेदारी देते हैं वो फौरी तौर से उनको जो है रिपोर्ट करना रहता है। जी, वहीं अगर बात करें हम झांसी बाजार डिवीज़न की, जो इससे पहले वहाँ पर भी MIM ने अपना परचम बुलंद किया है, बीजेपी के इससे पहले वहाँ पे कॉर्पोरेटर थे। तो बहरहाल जो MIM से जो कैंडिडेट थे, जो कांग्रेस से MIM ज्वाइन किए हैं GHMC इलेक्शन से पहले, मोहम्मद गौस, उनकी वाइफ वहाँ से कैंडिडेट थी, वहाँ पर जीत मिली है। तो इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या मोहम्मद गौस अगर वहाँ पर नहीं होते या उनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता तो MIM जीत पाती? हाँ बिल्कुल, ये वक्त जो है गुज़िश्ता वक्त भी जो है कुछ थोड़े से वोटों से MIM हारी थी और कुछ वोट जो है हमारे गौस जो एक्स कॉर्पोरेटर है उनके तरफ से थोड़े वोट कांग्रेस में जाने से मजलिस के हाथ से सीट गई थी। लेकिन अभी जो हालात है, ये मजलिस जमात के नाम पे ही वोट जो है, अगर जमात के नाम पे वोट नहीं मिलते तो गुज़िश्ता जो इलेक्शन था उसके अंदर गौस ही जीते। तो आप ये देख लीजिए डिफरेंस, काफ़ी जो है मार्जिन से नहीं हारे थे, थोड़ी सी जो है मार्जिन से हारी थी। और इसका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि वहाँ की जो कैंडिडेट है, ये कई चीज़ें कई वक्त हमारे पास इत्तलात आते हैं कि लोग जो है इनके हस्बैंड कोई जो है जहाँ कहीं भी वहाँ बिल्डिंग बनती थी या मकान बनता, वो पैसा जो है लेने के वास्ते ठहर जाते थे और सामने से पैसा नहीं मिलता तो PIL दलाते थे किसी से। इस तरीके की कई हमारे पास शिकायतें भी जो है वसूल हुई थी कि ये जहाँ कहीं भी जो है बिल्डिंग बनते हैं और उनको उसका हिस्सा जो है लेते हैं। और डेवलपमेंट में कहीं पे भी कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ तो वहाँ के जो है नॉन मुस्लिम भी जो है ये वक्त जो है उनके अगेंस्ट वोट करे हैं। तो इसमें जीत जो है मजलिस की ही गिनी जाएगी। जी, कहीं ना कहीं पार्टी क़यादत की जो है नज़र होती है, उनका काम होता है, इसीलिए अवाम ने फिर एक बार मौका दिया है, वहाँ से फिर MIM कामयाब हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक और जो चीज़ें हैं, जैसे कि कई डिविजन्स में MIM ने कामयाबी हासिल की है, उनमें से एक आता है चंद्रायन गुट्टा का डिवीज़न, जहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ है। MIM की जो है फिर से वहाँ पे डिवीज़न में उसने जीत दर्ज की है, तो उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? चंद्रायन गुट्टा एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मैं खुद करीब से जानता हूँ। वो अपने इलाके के अंदर कोई भी नमूने की बदतमीजी बताओ, बदअखलाक़ी बताओ या काम नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नॉलेज में मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो उनके एरिया में कोई भी नमूने का काम ना हो, ये मैं पर्सनल जो है देखा हूँ। और रहा थोड़ी देर पहले ही बताया कि फ्लड के टाइम पे वो उनकी सेहत, सबसे अहम बात यहाँ पर ये देखिए कि सेहत उनकी इतनी ख़राब होने के बावजूद वो इतने दिन, 1 महीना मैं समझता हूँ मुसलसल लॉकडाउन के अंदर 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल वो खुद अपनी ज़ेरे निगरानी में काम कराते हैं। वो किसी पे भरोसा या नहीं, सामने ठहर के काम कराते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। और पब्लिक पर ये सब चीज़ें जो है मायने रखती। यानी मैं अगर कोई गलत करता हूँ और मेरे किसी आदमी को मैं बोलता हूँ कि इनको जो है आप जिता वोट दो, तो कोई भी नहीं देगा। मैं सही काम करूँगा तो मैं किसी के आवाज़ से रिकमेंड करूँगा तो पब्लिक जो है वो रिकमेंड को कबूल करेगी। तो अकबरुद्दीन अवैसी का भी यही है पूरे एरिया के अंदर। और उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है हिंदू मुसलमान, एरिया के अंदर काफ़ी लोग जो है नॉन मुस्लिम हैं और उनसे खुश है। कई हम तो जो है कई वक्त कई वीडियो हैं उनके बारे में कि जो है अकबरुद्दीन अवैसी के हक़ में बहुत दुआ करते हैं और वो कभी जो है उनके बारे में जो है मज़हब को जो है लेकर कोई जो है अगेंस्ट बातें नहीं करते हैं। वहाँ पर ना ये मज़हब का आदत नहीं करेंगे, ये तो मैं नहीं देखा कभी। तो इसीलिए मैं उनको काफ़ी हिंदू बेल्ट से भी जो है वोट आते हैं। जी, जैसे कि इस मतलब आपने देखा है कि इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान जो है और भी कई ऐसे हलके हैं जहां पर जो है कशीदगी देखी गई है। इलाकों में है मल्लेपल्ली का और
विजयनगर कॉलोनी का जो डिवीज़न है वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जो साबिक MP का जो है फेरोज खान के रिश्तेदार जो है विजयनगर कॉलोनी से गए थे और वहाँ पर कड़ा मुकाबला MIM के कैंडिडेट से था, लेकिन बहरहाल MIM का कैंडिडेट वहाँ पर जीत गया है। लेकिन जो कशीदा माहौल था वो ऐसा क्रिएट किया गया था कि हालात कशीदा होने के साथ साथ वो है गैर यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन बहरहाल जीत MIM भी वही बात मैं रखूंगा। वहाँ पर MLA साहब हैं जी, और वो अच्छा पब्लिक के बीच में जो है रहते हैं और वो भी उनके भी जो है कारनामे काफ़ी अच्छे हैं। रहा फेरोज खान का भी वहाँ पर एरिया में, लेकिन गुज़िस्ता लास्ट 2 डेज मैं समझता हूँ इलेक्शन से 2 दिन उनके कुछ वीडियोस इस तरीके से और इलेक्शन के दिन भी जो इस तरीके का वायरल हुआ कि वो गाली गलौज कर रहे हैं जी। एक और वहाँ पर आप जो है एक आप अच्छे पर्सनालिटी जो है प्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों के सामने आप माँ की बहन की गाली देते, तो ये जो है चीज़ें काफ़ी लोग जो है नापसंद करते हैं। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ी गलती करे हैं कि मस्जिद के अंदर आता शेल्टर लेते हैं, वैसा MIM वाले शेल्टर लिए। तो आप जो बात करें हैं की जो है मैं बताऊँ कि मस्जिद जो है कोई भी आतंकवादी का शेल्टर नहीं बनी है, मस्जिद होती है जो करके आप जो है खिलाफ काम कर देते हैं, इस्लाम के कर देते हैं और जो आवाम के बीच में रहते हैं उनके भी खिलाफ बात कर देते हैं। और इलेक्शन है, कहीं पर झड़प होती है, कहीं जो है इख्तिलाफात होते हैं, बात अलग है, लेकिन जो ज़बान तुम इस्तेमाल करते हो गाली गलौज ये सब चीज़ें वो मुन्ना मुनासिब है। इसका जो है असर हर वो चीज़ पर पड़ता है, पर्सनालिटी पे भी पड़ता है, इलेक्शन पे भी पड़ता है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हालिया इलेक्शन जो है हमने क्या सबक सीखना इससे चाहिए, और जो मजहब की राजनीति जीत गई है या फिर कहें कि कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा पहुंचा है, तो क्या तेलंगाना और दक्कन की गंगा जमनी तहजीब को आगे से नुकसान हो सकता है? मैं हमारे व्यूअर्स से करता हूँ, ये चैनल से आप हटके भी अपने नॉन मुस्लिम भाई तक भी मेरा मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक मैसेज मेरा ये रहेगा कि जो कोई भी नफ़रत की राजनीति हिंदू मुसलमान करता है, डेवलपमेंट के तरफ नहीं ले जाता है, वैसे लोगों की राजनीति में ना आए, अपनी समझ का इस्तेमाल करें। एक बात हमारी, आप जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर इस तरीके की राजनीति होगी हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो एजुकेशन से दूर हो जाएगी। हर वो बेहतरीन चीज़ से जो हम कर सकते हैं, ला सकते हैं, उन जाएगी। हम हमारी नस्लों को, आने वाली नस्लों को अच्छी चीज़ नहीं दे के जा रहे हैं, हम दे के जा रहे हैं। ये जहर जो है मैं नहीं समझता हूँ किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो नफ़रत जो फैलाते हैं उनके ख़िलाफ़ काम करें। जैसा कई ऐसी बातें हैं, मैं बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान जो बात करे कि शहर का नाम बदल देंगे या जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, और मस्जिद को लेके, इबादतों को लेके जो है लोग जो है नफ़रत फैला रहे हैं। पहले नमाज़ पढ़ते हुए देखता था, भी मैं कुछ 1-2 वायरल वीडियो देख रहा हूँ, तो नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को बता के, तस्बीह बता के लोग, अरे वो इबादत है, आप पूजा करते हैं, ये जो है नमाज़ पढ़ते हैं, वही इबादत। सरदार जी जो है गुरुद्वारे जाते हैं, क्रिश्चियन अपना चर्च को जाते हैं, लेकिन खाली मुसलमान के ऊपर ही टारगेट करना। गोदी मीडिया कोई जो है दूसरा मौजू मिलता ही नहीं है, सामने किसी तो भी पेड़ मौलाना को बुला लेते हैं और उसको जो है मुसलमान के एग्रेसिव टाइप से बता देते हैं, और इनको बीजेपी वालों को जो है इतना मौका जो है रहता है कि जो है वो थोड़ा गलती से गलत बात बोल दें और जानबूझ के गलत बात बोलने लगा देंगे, और फिर बीजेपी ये सारे मुसलमानों की बात है बताते हैं। ये प्रेजेंटेशन देखकर आप लोग भटकावे में ना आए, गुमराह ना हो। ये चीज़ है। आप एक
बात और बताता चलूं कि आज हमारा माहौल ये हो गया है कि हिंदू नारे तकबीर अल्लाह अकबर से डरता है और मुसलमान जय सिया राम के नाम से डरता है। अल्लाह भगवान के नाम से डराते हैं। 30 साल 40 साल पहले शैतान के नाम से, राक्षस के नाम से डराते थे। आज जो है भगवान के नाम से एक दूसरे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, उसमें सिर्फ अल्लाह बड़ा है उसका मायना, जय सिया राम की जो है जय बोल रहे, तो वहाँ से अगर जय सिया राम का नाम पुकारा आवाज़ आती है तो यहाँ से मुसलमान डरते हैं। और जहाँ से नारा तकबीर का जो है अगर अपने प्रोग्राम में अगर कहीं बोलते हैं तो हिंदू बरादरी डरती है। ये डर खौफ जो पैदा कर लिया गया है ना, ये बीजेपी इसके अंदर, बीजेपी आरएसएस वाले ये लोग इसके अंदर कामयाब हुए हैं। वो लोग को कामयाब होने मत दीजिए। हम सबसे पहले इंसान हैं, मज़हब हमारा सबका अलग अलग है, हमारे को हमारे मज़हब पे चलने के इख्तियारात है। इन चीज़ों को हम लोग समझ लें। हमारे पास हर मज़हब का, हमारे पास हर त्यौहार मनाया जाता। साल में जितने हमारे पास दुनिया में त्यौहार मनते कहीं नहीं मनाते। आज हम लोग जो एक दूसरे के त्यौहार को बुरा बोल रहे हैं। हाँ, ईद आती है, ईद को कभी बुरा बोलते हैं, कोई जो इसी को बुरा बोलता है। इस तरीके की मैं समझता हूँ नफ़रत फैलाना नामुनासिब है, गलत बात है। मैं आप सभी मुस्लिम भाइयों से, नॉन मुस्लिम भाइयों से, जितने भी जो है हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, इंसानियत के नाते आप लोग अपना काम जो है आगे बढ़ाएं, ना कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे से नफ़रत करें। कोई मज़हब एक दूसरे को बुराई नहीं सिखाता, कोई मज़हब कहीं पे भी, कहीं मैं नहीं सुना कि ये मज़हब में ये लिखा हुआ है कि दूसरे मज़हब वाले को बुरा बोलो या उसके बारे में कुछ गलत है। हर मज़हब आपको अच्छाई सिखाया है, तो वो अच्छाई यही होनी चाहिए कि एक दूसरे के मज़हब को जो है एहतराम करें, एक दूसरे के मज़हब को जो है बुरा ना बोलें, ना एक दूसरे से डरने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों डराया जा रहा है और क्यों डर रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत कहाँ से आ जाएगी? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम क़यादत हिंदुस्तान पर कभी भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ना मेजॉरिटी है ना ज़रूरत। कोई अगर आगे हमारे 100-200 साल, 500 साल तब तक भी नहीं है। आप लोग इस तरीके से समझ जाते हैं कि ये लोग बताते हैं मुस्लिम क़यादत आ जाएंगी, हमारे को रोड पे कर दिया जाएगा और ऊंची जात। मैसेजेस पढ़ा हूँ मैं, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से कि ये लोग आ जाएंगे, माया जाएगी, असदुद्दीन अवैसी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और हमारे जो है घर लूट लिए जाएंगे। ऐसी झूठी इतिहास को चेंज किया जाता, हिस्ट्री चेंज की जा रही है। तो इन बातों को हम लोग कभी भी जो है ना माने, ना, ये सब गलत बातें हैं। आप लोगों का अपना काम है, अच्छाई और समझदारी क्या है और बुराई और गलत क्या है, ये समझना हमें ज़रूरी है। और मैं आप सभी से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि बीबीएन चैनल आप जो है देखते रहें। हम जो है हमारी न्यूज़ आप देखिए, कहीं पे भी हैबत या भड़काऊ टाइप में नहीं रहती। और दूसरी ये बात, मैं हमारी पूरी टीम को आज जो है इलेक्शन का जो है अपडेट, लाइव अपडेट दिए हैं। हमारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी बीबीएन टीम को भी बहुत बहुत जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सभी कॉरपोरेटर्स, मैं अब उन सबको मुबारकबादी देता हूं जो जीत गए हैं। जो हार गए हैं वो हिम्मत ना हारें, वो पब्लिक के बीच में रहें, आवाम के बीच में रहें, उनके मसाइल पूरे करें, तो वो नेक्स्ट टाइम में जो है बन सकते हैं, फिर अपना कॉरपोरेटर बन सकते हैं। जो जीत के आए हैं उनके लिए मेरे तरफ से एक मैसेज है। सबसे पहले मुबारकबाद उन सभी को जिन लोगों ने जीती है अपनी अपनी जगह से। मगर आप लोग आवाम के लिए काम करें, आवाम के लिए सरदर्द ना बने, आवाम को तकलीफ ना दें। पहले ही काफ़ी जो है हम लोग पिछड़ चुके हैं। जितने भी MIM के, बीजेपी के, TRS के सभी कॉरपोरेटर से मेरी गुजारिश है, आप लोग आवाम के मसाइल पूरे करें, आवाम की मसाइलों को जो है नज़रअंदाज ना करें। और ये जितने भी इस तरीके के क़ानून बनते हैं जिसमें जो है बादशाहत टाइप के जो क़ानून बनते हैं, वैसे क़ानून से मैं गवर्नमेंट से भी जो है अपील करता हूँ, वैसे क़ानून ना बनाएं। आप जो है मशवरतन ग्राउंड लेवल पर जो वर्क हो सकता है उस हिसाब से काम करें। आपके कोई ऐसे जो है सख्त कानून की वजह से आवाम जो है परेशान, और उसका भुगतान आज आपको देखने में भी मिला है। आज सिटी लिमिट में आपकी यह हालत है, तो आगे के दिनों में अगर आप लोग इस तरीके के जो है अमल को जारी रखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ आप और जो है नीचे जा सकते हैं। लिहाजा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेशक बहुत अच्छी बातें कही हैं जनाब शबीर गुरजानी साहब।
कि नफ़रत जो है तरक्की की राह में रुकावट है, आने वाली नस्ल के लिए जो है एक ख़तरा है। वहीं मुंतखबा जो नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर्स है उन्हें भी मुबारकबाद दी है और साथ ही सलाह भी दी है कि वो आवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। वहीं बरसर इक़्तिदार पार्टी के लिए भी एक सबक के बारे में बताया है कि अगर वो अवामी मसाइल या तानाशाही वाले इक़दामात करते रहेंगे तो उसका नतीजा जो है इसी तरह अपनी सीटें गंवाकर या फिर इक़्तिदार से हाथ धोकर भी उन्हें मिल सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर भोजानी सर आपका, जो आप हमारे स्टूडियो में अपने वक्त दिया और ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में बताया और कई बेहतरीन बातें जो है आपने बताई हैं। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। जाइएगा नहीं, ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे BBN चैनल पर आप देखते रहिए। फ़िलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।